प्रिय छात्रों, इसके पहले संविधान के क्लास में आप लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा। उसके बाद से संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बैठक वगैरह हुई, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। उसके बाद से संविधान के स्रोत, समितियां और प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों के संविधान का पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज एक तरीके से मैं आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें संविधान का भाग 1 है। संविधान का भाग 1, और ये जो संविधान का भाग 1 है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। तो इसी संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब इस संघ एवं राज्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है। तो अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 1, संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब इस तरीके से संविधान का अनुच्छेद 1 ये कह रहा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब ये हो गया कि इंडिया या भारत का निर्माण जो है वो राज्यों को मिला करके इंडिया या भारत का निर्माण होगा। ठीक। अब इस अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है कि किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके इंडिया या भारत का निर्माण होगा। तो हमने शुरू के वीडियो में ये बताया था कि अनुसूची ऐसी चीज़ें जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में नहीं वर्णित है, उसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, अनुसूची का। तो वर्तमान समय में संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है और उसी 12 अनुसूचियों में आपका अनुसूची 1 है, जिसके अंतर्गत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और इसी अनुसूची 1 में जिन जिन राज्यों से और जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके इंडिया या भारत का निर्माण हो रहा है उसकी सूची अनुसूची 1 में दी गई है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 1 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मिला करके इंडिया अर्थात भारत का निर्माण होगा। अब एक तरीके से इंडिया या भारत का निर्माण अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग 3 पॉइंट निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट में आपका ये हो गया कि 3 पॉइंट में ये हो गया कि राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र मतलब जो राज्य हैं वो एक हो गया जिसको मिला करके इंडिया का निर्माण हो रहा है। दूसरा आपका हो गया संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और तीसरा आपका निकल करके आएगा अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, मतलब भारत जब स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अभी भारत में उनका विलय नहीं हुआ था, और बाद में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों को क्या किया गया, अर्जित किया गया। जिसमें आप सिक्किम का नाम ले सकते हैं, गोवा का नाम ले सकते हैं, पुडुचेरी का नाम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये भिन्न भिन्न भारत के राज्य थे जो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में इनका विलय नहीं हुआ। जैसे कि अभी सिक्किम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 आर्टिकल 2A, और इसी 2A के अंतर्गत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और जो कि संविधान के संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा 2A को स्थापित करके इस सिक्किम को आपका सह राज्य का दर्जा या एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया था। जैसा कि आप लोग आधुनिक इतिहास में पढ़े होंगे कि आधुनिक इतिहास में गोवा पर किसका अधिकार था, तो वो आपका पुर्तगालियों का था।
पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था और उसे अपनी राजधानी घोषित किया, और यही एक गोवा है जो यूरोपियों से सबसे बाद में मुक्त हुआ। जैसे यूरोपी जो भारत में आए थे वो सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, डेनिश आए और उसके बाद से फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से 5 यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन हुआ, और सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले जो यूरोपीय थे वो थे आपके पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली 1961 में गोवा को क्या किए, आज़ाद किए। ठीक, तो इस तरीके से ये बाद में सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी पे आपका फ्रांसीसियों का अधिकार बना रहा, और स्वतंत्रता के बाद इन राज्यों को भारत में क्या किया गया, मिला लिया गया। तो इस तरीके से अनुच्छेद 1 राज्य क्षेत्र इसमें शामिल हो गया, संघ क्षेत्र शामिल हो गया, और तीसरा आपका अर्जित क्षेत्र के रूप में शामिल हुआ। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। तो संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद क्या कर सकती है, इसमें शक्ति किसको दी गई है, तो इसमें शक्ति जो दी गई है वो दी गई है संसद को। संसद को इसमें अनुच्छेद 2 के अंतर्गत पावर दिया गया है, और ये संसद क्या कर सकती है, तो ये संसद नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना कर सकती है। तो इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना कर सकती है। उसके बाद से आपका अनुच्छेद 2A आता है, अनुच्छेद 2A, और ये जो अनुच्छेद 2A है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपका 35वां संशोधन 1974। 35वां संशोधन 1974 द्वारा क्या किया गया, 2A को स्थापित किया गया। अब जब ये 2A स्थापित हुआ तो इसी 2A के तहत सिक्किम को क्या किया गया, सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम क्या बना, सह राज्य। सह राज्य की इंग्लिश क्या होती है, एसोसिएट स्टेट। सह राज्य का दर्जा। अब ये सह राज्य का दर्जा क्या होता है, तो इसमें सिक्किम जो है स्वतंत्रता के बाद भी एक शाही राज्य था, और इस सिक्किम के राजा कौन थे, तो सिक्किम के राजा थे चोंग्याल। सिक्किम के राजा क्या थे, कौन थे, चोंग्याल। और ये चोंग्याल जो है भारत से अलग अपना शासन कर रहे थे, और इसी 2A के तहत इसको सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और जब सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तो इसमें ये पोजीशन थी कि भारत सरकार रक्षा, संचार और विदेश मामले में केवल इनके मामले में हस्तक्षेप कर सकती थी, और बाकी जितने मामले हैं उसका प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था कौन देखेगा, तो यहाँ के शाही राजा चोंग्याल के हाथ में हुआ करता था। बाद में इसी चोंग्याल के द्वारा भारत में विलय करने की इच्छा जताई गई, और जब इच्छा जताई गई तब आपका संविधान का 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। और 36वां संविधान संशोधन जब 1975 में किया गया तो इस सिक्किम का भारत में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। इस भारत में इसका क्या कर दिया गया, विलय। और ये भारत में विलय कब किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 35वां संशोधन 1975 के तहत। 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, और इस तरीके से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो अब इस तरीके से आपका संविधान का अनुच्छेद 1 हो गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, और इस राज्यों के संघ में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र शामिल हैं। पहला आपका राज्य क्षेत्र मतलब राज्यों का राज्य शामिल है, दूसरा संघ क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, और तीसरे में आपका हो गया अर्जित क्षेत्र मतलब स्वतंत्रता के बाद जिन जिन राज्यों को बाद में भारत में मिलाया गया उसे अर्जित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपका सिक्किम था, गोवा था, पुडुचेरी था, और स्वतंत्रता के बाद इन सभी राज्यों को भारत में विलयीकरण किया गया।
संविधान का अनुच्छेद 2 शक्ति किसको प्रदान करता है? तो वो संसद को शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति देता है? कि संसद जो है वो नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 2A 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया। और इसी 35वां संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को किस प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया, सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और यहाँ के शाही राजा कौन थे? चोंग्याल। बाद में सिक्किम जो है वो भारत में विलय करने की इच्छा जताया, और जब भारत में विलय करने की इच्छा जताया तो संविधान का 35वां संशोधन 1975 में किया गया। और इसी 1975 संविधान संशोधन के तहत आपका सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन करके उभर करके भारत में शामिल हो गया। तो इस तरीके से संविधान का आपका अनुच्छेद 1 और 2 का व्याख्या क्लियर हो गया। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 3 पर। संविधान के अनुच्छेद 3 पर, और संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसमें भी एक तरीके से संसद को ही शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 3 में किसको शक्ति दी गई है? तो यहाँ एरो मार्क हो गया। और ये शक्ति किसको दी गई है? तो ये शक्ति दी गई है संसद को। अब संसद इस शक्ति के प्रयोग में क्या कर सकता है? तो संसद इस शक्ति के प्रयोग में आपका नए राज्य या फिर पुराने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, कि सीमाओं में परिवर्तन। उसके बाद से मतलब कि इस तरीके से संसद जो है वो नए राज्य तथा पुराने राज्यों के सीमाओं का निर्धारण कर सकता है। उसके बाद से इसमें नए राज्य अथवा पुराने राज्यों के नामों में परिवर्तन भी कर सकता है, नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। तो इस तरीके से जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 2 हम लोग पढ़े थे, तो अनुच्छेद 2 में क्या करता है? वह नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना कर सकेगा। और आपका अनुच्छेद 3 में ये है कि जब भी वो नए राज्यों की स्थापना करेगा उस नए राज्यों की सीमाओं या पुराने राज्यों की सीमाओं का निर्धारण कर सकता है अथवा नामों में परिवर्तन कर सकता है। अब आ जाते हैं संविधान का अनुच्छेद 4। संविधान का अनुच्छेद 4, और अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी किया गया संसद द्वारा किया गया कार्य है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 4 में ये कहा गया है कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये हो गया कि जो भी नए राज्य या पुराने राज्यों का स्थापना अथवा प्रवेश संसद कर रही है, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर रही है या उनके नामों में परिवर्तन कर रही है, तो ये किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 1, 2, 3 की और 4 की व्याख्या हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आपका स्वतंत्रता के पूर्व की कहानी। स्वतंत्रता के पूर्व की कहानी। अब इसमें जैसे कि भारत जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व, अब यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व भारत जो था वो अनेक छोटे छोटे देसी रियासत में बंटा हुआ था, अनेक देसी रियासत में बंटा हुआ था। और इन देसी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? लगभग 552। ठीक। अब इस 552 देसी रियासतों को एकीकरण या फिर विलय करने का योगदान किसको है? तो अगला स्टेप हो गया आपका योगदान। तो योगदान में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल को। अब
जब स्वतंत्रता के पहले भारत जो था वो अनेक छोटे छोटे देसी रियासतों में बंटा हुआ था और इन देसी रियासतों को एकीकरण या विलय भारत में मिलाने का सर्वाधिक योगदान किसको जाता है, तो वो हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन देसी रियासतों को भारत में मिला दिया तो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति अब जान लीजिए। जब स्वतंत्रता के बाद ये पोजीशन हुआ कि पुनर्गठन की मांग होने लगी, मतलब भारत सरकार सोचा कि राज्यों का नए सिरे से क्या किया जाए, पुनर्गठन। अब जब पुनर्गठन की बात भारत सरकार सोचने लगी तो इस पुनर्गठन में मांग उठी दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में सर्वप्रथम यह मांग उठी कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाना चाहिए वो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, तो पुनर्गठन आपका भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। अब यहाँ पर जब दक्षिण भारत में लोगों द्वारा यह मांग की गई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, तब जाकर के इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक पहली समिति का गठन किया और उस समिति का क्या नाम था, तो उस समिति का नाम था एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति। और ये जो एस.के. धर समिति का गठन किया गया, ये कब किया गया था, 1947 में। 1947 में एस.के. धर समिति का गठन किया गया। इस पर अगला क्वेश्चन जो बन जाता है कि एस.के. धर समिति में कौन कौन सदस्य शामिल थे, तो एस.के. धर समिति में 3 सदस्य शामिल थे। तीनों का नाम कभी कभी पूछ देता है कि एस.के. धर समिति में कौन सदस्य शामिल था या कौन सदस्य शामिल नहीं था। तो सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो एस.के. धर थे और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उसके बाद से दूसरे इसमें जो शामिल थे वो थे आपके पन्ना लाल, और तीसरे व्यक्ति कौन शामिल थे, जगत नारायण। तो इस तरीके से ये 3 व्यक्तियों के द्वारा 1947 में एस.के. धर समिति का गठन किया गया। जब एस.के. धर समिति का गठन किया गया तो इस एस.के. धर समिति ने 1948 में क्या किया, अपनी रिपोर्ट सौंपा। और ये रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने यह कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। अब मतलब इनका कंक्लूजन क्या निकला कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो किस आधार पर होगा, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए, क्षेत्रफल के आधार पर। तो इस तरीके से जब एस.के. धर समिति ने अपनी रिपोर्ट 1948 में सौंपा तो 1948 में इस समिति के रिपोर्ट ने ये कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर न हो करके भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। अब ये जो दक्षिण भारत में इस तरीके की मांग उठी थी और ये मांग सबसे पहले कहाँ पर उठी थी, AP में। जब इस तरीके से इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दिया तो आंदोलन क्या हुआ और तेज हो गया। जब आंदोलन तेज हो गया तब जा कर के भारत सरकार द्वारा दूसरी कमेटी का गठन किया गया और ये दूसरी कमेटी कौन सी थी, JVP कमेटी। अब इसमें भी 3 व्यक्ति शामिल हैं, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीता रमैया। और इन तीनों की रिपोर्ट जब आई तो इन तीनों ने भी यही कहा, इन तीनों ने एस.के. धर कमेटी के रिपोर्ट को क्या कर दिया, दोहरा दिया। मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उपरोक्त के अनुसार। उपरोक्त के अनुसार मतलब ये हो गया कि JVP कमेटी ने एस.के. धर कमेटी को, एस.के. धर द्वारा दिए गए कमेटी के रिपोर्ट को इन्होंने दोहरा दिया और यह भी इन्होंने कहा कि राज्यों का जो भी पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर न होकर के भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। तब जाकर के आंदोलन और तेज हो गया और उस समय आपके
कांग्रेसी नेता थे पोंटी रामल्लू, पोंटी रामल्लू, पोंटी रामल्लू। और ये पोंटी रामल्लू क्या हो गए, अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। और इन्होंने कहा कि जब तक आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होगा तब तक हम अनशन करते रहेंगे। उसके बाद से इसी अनशन के परिणाम स्वरूप 56वें दिन इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भूख के कारण इनकी हो गई मृत्यु। जब मृत्यु हो गई तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि आंदोलन और तेज हो जाएगा, तब जाकर के आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य घोषित किया गया। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। प्रथम राज्य। तो इस तरीके से इस पर भी आपका कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। लेकिन चूंकि भारत सरकार की ये मंशा थी कि जब भी राज्यों का पुनर्गठन हो वो किस आधार पर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। और इसी को बेस बनाते हुए आपका भारत सरकार के द्वारा तीसरी कमेटी का गठन किया गया, जिसे फजल अली कमेटी के नाम से जाना जाता है। अभी मैं उसको बताता हूँ, पहले एक बार फिर से इसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत अनेक छोटे छोटे देसी रियासतों में बटा हुआ था, जिनकी कुल संख्या 552 थी। और इन 552 रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो जब स्वतंत्रता के बाद नए सिरे से राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई। और सबसे पहले आपका दक्षिण भारत में ये मांग उठी, दक्षिण भारत का एक स्टेट था आपका आंध्र प्रदेश, कि जब भी राज्यों का पुनर्गठन हो किसके आधार पर होना चाहिए, तो वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। जब इस तरीके से दक्षिण भारत में ये मांग उठी, तब जाकर के भारत सरकार के द्वारा एस.के. धर कमेटी का गठन किया गया। और इस एस.के. धर कमेटी में एस.के. धर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनके अलावा 2 लोग और शामिल थे, पन्ना लाल और जगत नारायण। और इन तीनों ने मिल करके 1948 में आपका रिपोर्ट सौंपा। और ये रिपोर्ट सौंपा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो आपका भाषा के आधार पर न होकर के भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। जब इस तरीके की रिपोर्ट आ गई, तब जाकर के दक्षिण भारत में और आंदोलन तेज हो गया। तब जाकर के दूसरी कमेटी का गठन किया गया। और वो दूसरी कमेटी थी आपकी JVP कमेटी, जिसमें 3 लोग शामिल थे, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीता रमैया। और इस कमेटी ने भी एस.के. धर कमेटी के रिपोर्ट को दोहरा दिया कि राज्यों का जब भी पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर न होकर के भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। जब इस तरीके की इन्होंने रिपोर्ट सौंप दिया, तब आपके आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, कांग्रेसी नेता पोंटी रामल्लू। और ये पोंटी रामल्लू क्या किए, आमरण अनशन पर बैठ गए। और जब आमरण अनशन पर बैठे कि जब तक आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, अनशन पर बैठे रहेंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप 56वें दिन भूख के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, तब जाकर के 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भारत का भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य घोषित किया गया। लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि भारत सरकार की ये मंशा थी कि जब भी राज्यों का पुनर्गठन होगा वो किसके आधार पर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए। तत्पश्चात आपका तीसरी कमेटी का गठन किया गया। और वो तीसरी कमेटी कौन सी थी, फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी।
और इस फजल अली कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1953 में, 1953। और इस फजल अली कमेटी में कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें भी 3 सदस्य आपके शामिल थे। कौन कौन शामिल था? तो एक तो आपके हो गए फजल अली और दूसरे आपके हो गए KM पणिकर। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि फजल अली कमेटी में कौन कौन व्यक्ति शामिल था या कौन शामिल नहीं था। तो पहले आपके फजल अली, दूसरे KM पणिकर और तीसरे आपके हो गए HN कुंजरू, HN कुंजरू। तो इस तरीके से 1953 में जब ये 3 लोगों को मिला करके फजल अली कमेटी का गठन किया गया, तो इसी फजल अली कमेटी के सदस्यों द्वारा 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इनके द्वारा क्या पारित कर दिया गया? तो इनके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। किस डेट को? तो ये भी ईयर आपका कभी कभी पूछा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या कर दिया गया? पारित किया गया। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ और इसी राज्यों के पुनर्गठन में आपका क्या हो गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या हो गया? पुनर्गठन हुआ। अब जब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो गया तो वर्तमान में अगर पूछता है तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में आपका 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। अब यहाँ पर अब हम इसका लिंक किससे जोड़ देते हैं 28 राज्य का? तो वो आपका आर्टिकल 2 और 3 के तहत, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो हमने बताया कि नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा और अनुच्छेद 3 में हमने बताया था कि जो भी आपके नए राज्य अथवा पुराने राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करेगा कौन? संसद। तो इस तरीके से जब शुरुआती दौर में 1956 में 14 राज्य का गठन किया गया तो धीरे धीरे इसी आर्टिकल 2 और 3 के तहत आपका भारत सरकार द्वारा नए राज्यों का गठन समय समय पर किया जाता रहा। तो इस कारण से वर्तमान में भारत में 28 राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जा चुका है। अब इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका अंतिम 4 नए राज्यों के गठन का क्रम क्या है? अंतिम नए राज्यों के गठन का क्रम, नए राज्यों के गठन का क्रम, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और इसका बहुत ही आसान ट्रिक हम बता देते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना बिल्कुल 9 के बराबर रहेगी। अब अंतिम नए राज्यों के गठन के क्रम का ट्रिक है छौझा तेल, छौझा तेल। अब इसी के साथ थोड़ा सा अंकों को भी आप जोड़ सकते हैं। छौझा तेल 1915 नवंबर 2000, 1915 नवंबर 2000। अब यहाँ पर 6 से आपका कौन सा स्टेट निकल गया? छत्तीसगढ़। किस डेट को? तो 1 तारीख। मंथ कौन सा था? नवंबर। ईयर कौन सा था? 2000। उसके बाद से ऊ से आपका कौन सा स्टेट निकल गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर 2000। झा से कौन सा स्टेट निकला? झारखंड। इसका गठन किस डेट को हुआ? तो 15। महीना कौन सा था? वही नवंबर। और ईयर कौन सा था? वही ईयर आपका 2000। और अब बच गया एक आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना को अलग से याद कर लीजिए। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश को काट करके किया गया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को किया गया, तो भारत के किस राज्य को काट करके किया गया? तो छत्तीसगढ़ का निर्माण MP को काट करके किया गया। उत्तराखंड, यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार ये पूछ चुका है। यूपी स्पेशल का मतलब यूपी की जो भी वैकेंसी होती है, तो इसमें एक आध बार पूछा है कि उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काट करके किया गया था?
तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 13 जिलों को काट करके आपका उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो उसे उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके एक नए स्टेट का निर्माण किया गया जिसे उत्तराखंड के नाम से जाना गया और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000। जहाँ से आपका हो गया झारखंड और इस झारखंड का निर्माण बिहार को काट करके किया गया और इसका निर्माण 15 नवंबर 2000 को, जबकि तेलंगाना का गठन आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काट करके किया गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको ट्रिक को ध्यान रखिएगा। छौझा तेल 1 9 15 नवंबर 2000। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में भी आपका जैसे कि एंट्रेंस वगैरह का भी एग्ज़ाम होता है, परीक्षाएं होती हैं यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के, तो उसमें भी कभी कभार क्वेश्चन देखने को हमको मिला है कि आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो ट्रिक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत में अभी हमने बताया था कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। और इस 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो ट्रिक है वो ट्रिक है आपका अनिल ने लक्ष्य को जंप किया तो उसका दिल दर्द से चुप हो गया। तो इस तरीके से इस ट्रिक में आपके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम छुपा हुआ है। ट्रिक क्या है, अनिल ने लक्ष्य को जंप किया तो उसका दिल दर्द से चुप हो गया। यहाँ दर और प्लस द दोनों को हम बीच में क्या किए हैं, प्लस का निशान लगाए हैं। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे कि दादर नगर हवेली, दर का मतलब क्या हो गया, दादर नगर हवेली, और द का मतलब क्या हो गया, दमन व दीव। तो ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पहले अलग अलग थे और बाद में आपका 2019 में इनको मिलाने की घोषणा की गई, जिसके बारे में अभी हम आगे आपको बताएंगे। और जब आगे बताएंगे तो इस तरीके से ये 26 जनवरी 2020 को ये दोनों क्या कर दिए गए, मिला लिए गए। तो अब इसमें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो एक आपका अनी, ल से लक्ष्य है, जंप है, दिल है और ये दोनों एक हो गए, च है और प है। भाई अगर किसी भी छात्र का नाम अगर अनिल होगा तो इसको थोड़ा सा अन्यथा नहीं लेगा, क्योंकि होता यह है कि जब आप लोग तैयारी करते करते थक जाते हैं तो ऑटोमेटिक जब एक खुशी मिलती है, लक्ष्य को अब जब जंप करते हैं तो अपने आप उस खुशी में एक तरीके से दिल क्या हो जाता है, पसीज जाता है या रोने लगते हैं आप लोग। तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, खुशी का माहौल होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स का नाम अगर अनिल होगा तो आप लक्ष्य को जंप करिए और आपका दिल अपने आप क्या हो जाएगा, दर्द से चुप हो जाएगा, जो आपने दर्द 2 साल 3 साल तैयारी करके झेला है। ठीक, तो इसमें अनी से क्या हो गया, अनी से आपका निकल गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ल से कौन सा निकला, तो ल से आपका निकल गया लद्दाख, जो कि अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर को काट करके बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। लक्ष्य से क्या निकल गया, लक्ष्य से आपका निकल गया लक्षद्वीप। जंप से कौन सा निकला, जंप से आपका निकला जम्मू कश्मीर। अभी हमने बताया कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल फिलहाल में 104वां संविधान संशोधन के तहत इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जिसके बारे में हम अभी और डिटेल बताएंगे। जैसे कि छोटे छोटे परीक्षाओं में, वनडे टाइप के परीक्षाओं में जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ स्थापित की गई, चूँकि ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना, इस वजह से इस पे जनरल नॉलेज बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, जम्मू कश्मीर जो है वो
जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीट है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीट हैं, या फिर जम्मू कश्मीर का जो प्रथम उपराज्यपाल हुआ, क्योंकि आपका जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उस केंद्र शासित प्रदेश की जो शासन व्यवस्था होती है वो होती तो राष्ट्रपति के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में होती है, लेकिन राष्ट्रपति अपना एजेंट नियुक्त करता है और उसी एजेंट या प्रतिनिधि को उपराज्यपाल या प्रशासक के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन हुआ, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, उस उच्च न्यायालय की जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी वो कौन है। तो इन दोनों स्टेट के बारे में अभी हम इसको डिस्क्राइब करने के बाद इन दोनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से जंप से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश निकला, जम्मू कश्मीर। दिल से कौन सा निकल गया, जो कि आज मतलब भारत का दिल किसे माना जाता है, तो भारत का दिल जो है वो दिल्ली को माना जाता है। तो दिल से निकल करके आ गया दिल्ली। दर से अभी हमने बताया, दर से दादर, दादर नगर हवेली, और द से कौन सा निकल गया, दमन व दीव। च से कौन सा निकला, चंडीगढ़, और प से कौन सा निकला, पुडुचेरी। तो इस तरीके से पहले हम लोग इसको ले लेते हैं दर, दर प्लस द। तो ये आपका 2019 में ये दोनों मतलब 2019 के पूर्व क्या था पोजीशन, इन दोनों की पोजीशन ये थी कि दादर नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल थे। लेकिन 2019 में संसद के द्वारा इन दोनों को क्या किया गया, संसद ने इन दोनों को विलय करने की घोषणा किया। संसद अब यहाँ पर क्या कर रही है, विलय करने की घोषणा। विलय की घोषणा, विलय का मतलब कि मिलाना। तो इस तरीके से 2019 में संसद ने ये कहा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है ये दोनों क्या होंगे, एक हो जाएंगे। अब जब विलय करने की इन्होंने 2019 में घोषणा किया तो ये प्रभावी कब से हुआ, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये प्रभावी कब हुआ। तो 2019 में तो इन्होंने विलय करने की घोषणा कर दी, लेकिन ये प्रभावी हुआ था आपका 26 जनवरी 2020 से। तो इस तरीके से दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाने की घोषणा संसद द्वारा 2019 में की गई, और ये प्रभावी कब हुआ, तो 26 जनवरी 2020 को ये पूर्णतः प्रभावी हो गया। अब इसकी राजधानी, जब इसको हम लोग लेके चल रहे हैं तो इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं तो यहीं पे इसको क्लियर कर लीजिए कि इसकी राजधानी, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव की दोनों की राजधानी स्थापित की गई आपका दमन में। ठीक, तो राजधानी कहाँ स्थापित हो गई, दमन। उसके बाद से यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी निर्धारित की गई है, तो दोनों को मिला करके आपकी जो लोकसभा सीटें हैं उनकी संख्या कितनी निर्धारित है, 2 सीट। जबकि राज्यसभा सीटों का यहाँ पे किसी प्रकार का मूल्यांकन या किसी प्रकार का डाटा निर्धारित नहीं किया गया है। अब कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके कुल जिलों की संख्या 3 है। ठीक, उसके बाद से अब अगला स्टेप बन जाता है कि इसकी हाई कोर्ट कहाँ है। हाई कोर्ट मतलब दादर नगर हवेली और आपका दमन दीव का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव का हाई कोर्ट जो है वो स्थित है आपका मुंबई हाई कोर्ट। मतलब इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में। जैसे कि जब हम लोग हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट वाले चैप्टर में आपका आर्टिकल 214 दिया गया है, और उसी आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, जिसका वर्णन आर्टिकल 231 में दिया गया है।
तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई 36। लेकिन 36 होने के बाद भी वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में 25 है, 25 है। क्यों है? क्योंकि आपका आर्टिकल 231 में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो इसी आर्टिकल के तहत आपका दमन दीव और दादर नगर हवेली ये दोनों का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय को दे दिया गया है? तो वो हाई कोर्ट को दे दिया गया। और इसी आर्टिकल 231 के तहत होना चाहिए 36 उच्च न्यायालय, 28 प्लस 8 बराबर 36। लेकिन 231 के तहत वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है 25 है। उसके बाद अब इस दादर नगर हवेली और दमन दीव का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा। तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है, इसकी आधिकारिक भाषा जो निर्धारित की गई है वो है आपका गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। तो आधिकारिक भाषा का पॉइंट क्या हो गया? गुजराती, हिंदी, मराठी और आपका चौथा इंग्लिश। तो इस तरीके से आपका ये दादर नगर हवेली और दमन दीव का आधिकारिक भाषा के रूप में ये सभी भाषाएं शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमने बताया था कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के द्वारा हैंडल किया जाता है और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में इन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में नियुक्ति करता है। तो अब अगला क्वेश्चन बन जाता है कि इसका प्रथम प्रशासक कौन हुआ? इसका प्रथम प्रशासक, तो जब दोनों का विलय हुआ, मिलाया गया, ये विलय 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ, तो प्रथम प्रशासक के रूप में हुए थे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो इस तरीके से ये प्रथम प्रशासक के रूप में इस केंद्र शासित के विलय होने के बाद प्रथम प्रशासक के रूप में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नियुक्त किया गया। तो हमको उम्मीद है कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि 2019 में संसद के द्वारा दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाने की या विलय करने की घोषणा की गई। और यह विलय कब प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। इनकी राजधानी दमन, लोकसभा कुल सीटें 2, कुल जिलों की संख्या 3। उसके बाद से इसका उच्च न्यायालय मुंबई हाई कोर्ट। उसके बाद से इसकी आधिकारिक भाषाएं जो निर्धारित है वो गुजराती, हिंदी, मराठी और इंग्लिश है। और इसके जो प्रथम प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए वो थे आपके प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अब आते हैं हम लोग एक जो नए केंद्र शासित प्रदेशों का, नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया और वो है आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास एक तरीके से काफ़ी पुराना भी है। पुराना का मतलब कि जैसे हमने शुरू में बताया था कि आपका भारत जो है वो अनेक छोटे छोटे रियासतों में क्या था? बंटा हुआ था। और जब छोटे छोटे रियासतों में बंटा था, 552 रियासतों का नाम क्या संख्या हमने बताया कि 552 रियासत। और उस 552 रियासत में 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में विलय करने से इनकार कर गईं। और जब भारत में विलय करने से इनकार कर गईं तब जाकर के वो 3 रियासत थीं कौन कौन सी? तो आपका जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और उसके बाद से आपका हैदराबाद। 3 रियासत कौन कौन सी थी 552 में जो विलय करने से इनकार कर गई थी? तो वो थी आपकी हैदराबाद। और इसी हैदराबाद के बारे में हमने संविधान निर्माण में एक पॉइंट बताया था और ये क्वेश्चन भी आता है कि वह कौन सी रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली? तो वो थी आपकी हैदराबाद। और हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तब हैदराबाद पर इंडियन गवर्नमेंट ने, हैदराबाद की रियासत पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया, सैनिक कार्यवाही किया। ये भी क्वेश्चन आपका आता है। और उस सैनिक कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका ऑपरेशन पोलो। और इसी ऑपरेशन पोलो के तहत आपका हैदराबाद रियासत को क्या कर दिया गया? भारत में मिला लिया गया। दूसरी जो रियासत है वो है आपका जूनागढ़।
जूनागढ़। और ये जो जूनागढ़ है इसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह मतलब जनता की राय के अनुसार उसे भारत में मिला लिया गया। अब जो मुख्य रियासत बच रही है वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह गौड़, और हरि सिंह गौड़ ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया और भारत से एक अलग राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था। तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि जिस तरीके से इंडिया ने हैदराबाद पे सैनिक कार्रवाई करके उसको ज़बरदस्ती भारत में मिला लिया, तो क्यों ना हम लोग भी इस जम्मू कश्मीर को भारत में सैनिक कार्रवाई के माध्यम से मिला लें। अब जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह गौड़, और जब पाकिस्तानी सेना हरि सिंह गौड़ पर अटैक की तो हरि सिंह गौड़ ने हेल्प मांगा इंडियन गवर्नमेंट से कि आप हमारी सहायता करिए और हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को इनकार कर दिया और सरदार पटेल ये चाहते थे कि हरि सिंह गौड़ की रक्षा भारतीय सेना के द्वारा की जाए। और जब जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को इनकार कर दिया तो कुछ समय के पश्चात हरि सिंह गौड़ ने आत्महत्या कर लिया, और जब आत्महत्या कर लिया तब जा कर के भारतीय सेना पहुंची और भारत पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर के युद्ध चलने लगा। और इसी बीच जवाहरलाल नेहरू ने इस मैटर को उठा करके किसे सौंप दिया, तो वो सौंप दिया यूएनओ को। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में, हमारी स्टार्टिंग वीडियो में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, और ये यूएनओ के बारे में हमने डिटेल दे चुके हैं हम। और यही यूएनओ आपका विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना या सहयोग में वृद्धि करना। तो नेहरू को ये लगा कि ये मैटर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल का हो गया और इन्होंने उठा करके यूएनओ को सौंप दिया। कई महीनों तक यूएनओ में ये फाइल चलती रही और यूएनओ ने अंततः यह कहा कि इस मसले का हल आपसी बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। अंततः दोनों के मध्य आपसी बातचीत प्रारंभ हुई, लेकिन उसका कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। बाद में कुछ समय के पश्चात जनमत संग्रह के आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया और 1956 में जम्मू कश्मीर के लिए एक नए संविधान की रचना की गई। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब हम लोग आ गए किस पे, मुख्य पॉइंट पे, यानी कि अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, आर्टिकल 370 के तहत, आर्टिकल 370 के तहत इसे क्या किया गया था, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, विशेष राज्य का दर्जा। अब इसी आर्टिकल 370 को, इसी आर्टिकल 370 को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक बिल या विधेयक ला करके समाप्त किया गया। अब ये बिल विधेयक आया कब था, तो ये आया था आपका अगस्त 2019 में। अगस्त 2019 में क्या हुआ, संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया। अब जब संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि आर्टिकल 370 को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और ये सफल भी हुआ, तब जाकर के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, J&K पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आया, तो ये आया आपका 2019 में। और इसी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आपका 370 को समाप्त कर दिया गया। और जब 370 को समाप्त किया गया तो इसी जम्मू कश्मीर से दो नए केंद्र शासित प्रदेश दो नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब इसमें दो नए केंद्र शासित प्रदेश में आपका J&K शामिल हो गया और दूसरा कौन सा शामिल हो गया, लद्दाख शामिल हो गया। इस पर भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित हुआ और इसी पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए। लेकिन प्रभावी डेट जरूर याद रखिएगा कि इसकी प्रभावी डेट क्या थी, तो ये प्रभावी हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए।
जब अस्तित्व में आ गए तो अब हम लोग इसके बारे में चलते हैं कि इनके जनरल नॉलेज के बारे में। जैसे कि चूंकि ये नया आपका गठित हुआ है तो जाहिर सी बात है कि परीक्षाओं में क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं J&K को, J&K। और इस J&K जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ स्थापित की गई? तो इसकी जो राजधानी है, ये राजधानी दो जगह है, और ये दो जगह राजधानी आपका पहली कौन सी हो जाती है? श्रीनगर। और ये कहाँ पर किस समय स्थापित की जाती है? तो ग्रीष्मकालीन। चूँकि यहाँ पर गर्मियों और जाड़े के मौसम में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इस कारण से जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ डिसाइड की गई हैं। तो श्रीनगर कौन सी राजधानी होती है? ग्रीष्मकालीन। और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी कब से कब तक बनी रहती है? तो ये मई से लेकर के अक्टूबर तक आपकी ग्रीष्मकालीन के रूप में श्रीनगर कार्य करता है। उसके बाद से जो दूसरी राजधानी बनती है वो होती है आपका जम्मू। और जम्मू किस मौसम में बनाई जाती है? तो वो शीतकालीन यानी कि जाड़े के मौसम में इसको घोषित किया जाता है। और ये शीतकालीन राजधानी आपका नवंबर से लेकर के अप्रैल तक चलती है। जम्मू कश्मीर कुल जिले, जैसा कि हम लोग दादर नगर हवेली में हमने लोगों ने देखा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव में कुल जिलों की संख्या कितनी? तो 3। तो यहाँ पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 20 है। उसके बाद से राज्यसभा सीटें, राज्यसभा आर यानी कि आप लोग समझ लीजिएगा, आर यानी कि राज्यसभा सीट। तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा जो सीट निर्धारित की गई है वो 4 है। एल यानी कि लोकसभा सीट कितनी निर्धारित है? तो वहाँ लोकसभा सीटों की कुल संख्या 5 है। तो इस तरीके से राजधानी इसकी दो हो गई, एक श्रीनगर और जम्मू, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर में कुल जिलों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 और उसके बाद से लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। अब आ जाइए इसका उच्च न्यायालय, इसका हाई कोर्ट। तो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित है। मतलब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। उसके बाद से इसके जो प्रथम प्रशासक हुए या प्रथम उपराज्यपाल हुए वो कौन थे? तो इसके प्रथम उपराज्यपाल के रूप में आपके हुए थे जी.सी. मुर्मू इसके प्रथम उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। अब जो हाई कोर्ट है, हमने हाई कोर्ट क्या बताया? तो हाई कोर्ट बताया था J&K और लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और निकाला जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो थी आपकी गीता मित्तल। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी वो गीता मित्तल, और प्रथम प्रशासक या उपराज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त हुआ? तो वो थे आपके जी.सी. मुर्मू। अब आधिकारिक भाषाओं के बारे में जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषा है वो है आपका कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश है। तो इस तरीके से आपका ये जम्मू कश्मीर का भी एक तरीके से आपका पूरा जनरल नॉलेज के रूप में या जो भी है वो ख़त्म। अब आपका दूसरा कौन सा केंद्र शासित नया बना? वो है आपका लद्दाख। वो है आपका लद्दाख। और ये लद्दाख भी किस डेट को अस्तित्व में आया था? तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया, एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर जिस दिन अस्तित्व में आया था उसी दिन लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। तो उसका डेट हमने क्या बताया आप लोगों को? 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को ये आपका लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। अब लद्दाख की भी 2 राजधानी, इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे कि राजधानी कितनी है, जिले कितने हैं, लोकसभा सीट कितनी है,
प्रथम उपराज्यपाल, हाई कोर्ट वगैरह कहाँ है। तो आपका 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है वो आपका यूटी क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया, यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया। अब इस लद्दाख की राजधानी कहाँ स्थापित की गई, तो इस लद्दाख की राजधानी स्थापित की गई लेह, और दूसरा कहाँ स्थापित किया गया, कारगिल। जैसा कि जम्मू कश्मीर में मौसम के हिसाब से राजधानी चेंज होती है, उसी तरीके से लद्दाख में भी मौसम के अनुसार राजधानी चेंज होती है। और ये लेह जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मियों के मौसम में लेह रहती है और जाड़ों के मौसम में क्या रहती है, कारगिल। अब इसमें कुल सीटें कितनी हैं, तो कुल जिले पहले देख लीजिए। तो कुल जिलों की संख्या आपका है 2। कुल जिले कितने हैं, 2, यही 2 आपके लेह और कारगिल। उसके बाद से लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो L यानी कि लोकसभा सीट, और इस लद्दाख में लोकसभा सीट के रूप में 1 सीट ही केवल निर्धारित की गई है। उसके बाद से इसका प्रथम उपराज्यपाल, तो इसके जो प्रथम उपराज्यपाल हुए वो हैं आपके R.K. माथुर, जो कि वर्तमान में भी अभी कार्यरत हैं। तो प्रथम उपराज्यपाल के रूप में R.K. माथुर हो गए। उसके बाद से इसका उच्च न्यायालय, दोनों का उच्च न्यायालय सेम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से। तो इस तरीके से आपका ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली और दमन दीव के बारे में आपका पूर्णतः जनरल नॉलेज या GS के बारे में हमने आपको जानकारी प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरीके से मुख्य रूप से आपका संविधान का भाग 1 आज कंप्लीट होता है, और इसी संविधान के भाग 1 के कंप्लीट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन के रूप में आप लोग इम्पॉर्टेंट के रूप में आप लोग जान लीजिए कि संविधान के भाग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो संविधान के भाग 1 का विस्तार अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में दिया गया है। अब ये 1 से 4 के बारे में हमने बता दिया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, अनुच्छेद 3 नए राज्यों तथा पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में, और 4 में ये कहा गया है कि जो भी संशोधन किया जाएगा वो 2 और 3 के तहत किया जाने वाला कोई भी संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके बाद से 4 के बाद से हमने आपको नए राज्यों के गठन के क्रम के बारे में बताया। छौझा तेल 1-9-15 नवंबर 2000। उसके बाद से नए केंद्र शासित प्रदेश या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका ट्रिक हमने बताया कि अनिल का दिल दर्द से चुप है। इस तरीके के ट्रिक हम बीच बीच में आपको जैसे जैसे संविधान का चैप्टर आता जाएगा वैसे वैसे ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ों को मैं आसान बनाता जाऊंगा। जैसे कई परीक्षाओं में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी राष्ट्रपति का क्रम पूछ देता है कि भारत का 9वां राष्ट्रपति कौन हुआ, तो ये ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को इसको क्लियर करा दूंगा। कभी कभार ये भी होता है कि राष्ट्रपति का 3-3 का पेयर दे देता है और उस 3 पेयर में पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो सही क्रम व्यवस्थित करने को आ जाता है। तो राष्ट्रपति का ट्रिक हो गया, प्रधानमंत्री का ट्रिक हो गया, उपराष्ट्रपति का ट्रिक हो गया। उसके बाद से संसद में जब हम लोग पहुंचेंगे तो संसद में आपका लोकसभा सीटों सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों का क्रम का ट्रिक मैं दे दूंगा, राज्यसभा सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों का क्रम का ट्रिक दे दूंगा, जो काफ़ी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और काफ़ी आसान होगा। अभी कुछ दिन पहले आपका एडेड जूनियर का पेपर हुआ था और उस एडेड जूनियर के पेपर में 5 क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से हल करके आसानी से उसका सलूशन निकाला जा सकता था। जो बच्चे हमसे शुरुआती दौर में पढ़े थे वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन उस ट्रिक के माध्यम से सलूशन एकदम करेक्ट 100% करेक्ट करके आए थे और बड़े खुश थे कि सर वो ट्रिक आपका काफ़ी काम कर गया। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी मैं सब्जेक्ट को या टॉपिक को या चैप्टर को आसान बनाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का प्यार इसी तरीके से मेरे ऊपर बरसता रहे या दिखाई देता रहे। अब अगले वीडियो में या अगले क्लास में मैं आपका संविधान का भाग 2 शुरू करूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।